साथियों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों अपन क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ रहे थे और क्वांटम मैकेनिक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ फेल हो गई, क्या क्लासिकल मैकेनिक्स में कमियां थी, कौन कौन सी घटनाएं ऐसी थी जो क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा समझाई नहीं जा सकी। फिर उन घटनाओं को समझाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ, कैसे क्वांटम मैकेनिक्स ने एनर्जी को माना, इन बातों का अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज दोस्तों अपन हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2, इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग ये बात है कि किसी भी कण की स्थिति एक ही दिशा में एक ही समय पर अपन यथार्थता से मेजर नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? यदि x अपन को एग्जैक्ट पता है, यदि किसी पर्टिकुलर कण की जो स्थिति है एग्जैक्ट पता है, तो इसमें स्थिति में चेंज डेल्टा x बराबर क्या हो गया दोस्तों? 0। यदि कण की स्थिति अपन को एग्जैक्ट पता है तो चेंज इन पोजीशन डेल्टा x बराबर 0 हो गया। और यहां से अपन निकालना चाहिए मोमेंटम, तो देखो डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2 और इंप्लाइज दैट डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2 इंटू डेल्टा एक्स। और जैसे ही एच क्रॉस अपॉन 2, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है? 0, 2 इंटू 0 और ये क्या आ गई? इन्फिनिटी आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि यदि किसी कण की स्थिति अपन को एग्जैक्ट पता है तो उस कण का संवेग अपन उसी दिशा में मेजर नहीं कर पाते हैं। ये बात अपन किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। ऐसे ही यदि अपन को p पता है, px यानी x दिशा में अपन को किसी कण का संवेग पता है, एग्जैक्ट पता है, तो डेल्टा px क्या हो गया दोस्तों? डेल्टा px इक्वल्स टू 0, यानी चेंज इन मोमेंटम डेल्टा px बराबर 0। और यहां से अपन डेल्टा x निकालना चाहें तो डेल्टा px बराबर एच क्रॉस बाई 2 इंप्लाइज दैट डेल्टा एक्स बराबर क्या हो गया? एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा पी एक्स और एच क्रॉस अपॉन 2 इंटू 0 और इक्वल्स टू ये भी क्या आ गया दोस्तों? इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हो गया यदि अपन को किसी कण की स्थिति पता है तो अपन उसके पोजीशन को मोमेंटम को डिसाइड नहीं कर सकते, और यदि किसी कण का मोमेंटम अपन को एग्जैक्ट पता है तो उस कण की स्थिति को अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहां से ये बात क्लियर है कि किसी कण की स्थिति और संवेग का एक ही दिशा में किसी समय विशेष पर अपन एग्जैक्टली निर्धारित नहीं कर सकते हैं। उनमें क्या होती है? एक अनिश्चितता होती है, जिस अनिश्चितता को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? एच क्रॉस बाई 2, जहां एच क्रॉस की वैल्यू क्या है? 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड है। इसको अपन ने क्या कहा था? एक्शन कहा था। अब अपन आगे बात करते हैं कि भाई x डायरेक्शन के लिए डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2। y डायरेक्शन के लिए ऐसे ही डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई इक्वल ग्रेटर एच क्रॉस बाई 2। ऐसे ही z डायरेक्शन के लिए डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2। ये x दिशा में, ये y दिशा में एंड ये z दिशा में। लेकिन इस बात का दोस्तों ध्यान रखना कि यदि डायरेक्शन अलग अलग है तब ये इक्वल्स टू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। यानी यदि स्थिति पोजीशन वो x डायरेक्शन में है, मोमेंटम y डायरेक्शन में है, तो अपन स्थिति भी मेजर कर सकते हैं और मोमेंटम भी मेजर कर सकते हैं एक साथ, लेकिन दिशाएं अलग अलग होगी। डेल्टा y डेल्टा पी जेड इक्वल्स टू 0 हो सकता है, डेल्टा जेड डेल्टा पी एक्स ऐसे हो सकता है। यानी यदि डायरेक्शन अलग अलग है तो देयर इज नो बाउंडेशन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, कि यदि डायरेक्शन अलग अलग है तो उन पर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है दोस्तों। बाध्यता कब है? केवल एक डायरेक्शन में होना आवश्यक है। दूसरी बात, अपन कैनोनिकली जो कॉन्जुगेट वेरिएबल है उनमें सभी जो वेरिएबल है वो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत का क्या करते हैं? पालन करते हैं। जैसे डेल्टा ई किसी कण की एनर्जी और उसका समय अंतराल, इन दोनों का गुणनफल भी एच क्रॉस बाई 2 होता है। ये एनर्जी में है। ये रिलेशन आया कहां से? भाई अपन ने ये तो लिख दिया
ये इसी से आया है। देखो कैसे कैसे आया, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ध्यान से, अपन जानते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2, ये अपन जानते हैं। अपन ने मान लिया, क्या मान लिया, कि कोई एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इफ ए पार्टिकल moving with velocity v and located a position interval x प्लस डेल्टा एक्स और x माइनस डेल्टा एक्स। कहने का मतलब यह है कि डेल्टा एक्स कोई पोजीशन इंटरवल है जिसमें ये पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसको मूव करने में जो अपन ने टाइम इंटरवल माना है वो क्या माना है, डेल्टा टी समय माना है। अपन ये मान रहे हैं कि डेल्टा टी समय में कोई पार्टिकल है वो किसी डिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, वो कहीं भी पाया जा सकता है। उस डिस्टेंस को अपन ने क्या मान लिया, डेल्टा एक्स मान लिया दोस्तों। यहां से अब अपन जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल, तो यहां से अपन ने लिखा डेल्टा टी अप्रोक्सीमेट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, और यहां से अपन क्या निकालें, डेल्टा एक्स निकालें दोस्तों। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, v इंटू डेल्टा टी। ये समीकरण नंबर 1 हो गया कि एक v वेलोसिटी जो मूव कर रहा है उस पार्टिकल का टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा टी ले लिया, और वो किस पोजीशन में कन्फाइंड है, डेल्टा एक्स डिस्टेंस में वो कन्फाइंड है। कहने का मतलब देयर इज ए प्रोबेबिलिटी फॉर द पार्टिकल विच इज फाइंडिंग इन इंटरवल x प्लस डेल्टा एक्स एंड x माइनस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा एक्स अपॉन वी हो गया, और डेल्टा एक्स बराबर क्या कर दिया दोस्तों, v इंटू डेल्टा टी कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब अपन जानते हैं कि v वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों 1/2 mv², क्या हो गई, इक्वल्स टू 1/2 mv²। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/2 m कण का द्रव्यमान है जो परिवर्तित नहीं हो सकता, तो m वैसा कैसा है, और v का अपन करें तो 2v, और इंटू दोस्तों क्या हो गया, डेल्टा v। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या हो गया, एम वी, और इंटू दोस्तों डेल्टा वी हो गया। ठीक है, यहां से अपन और इसको आगे डेल्टा ई, और इसको अपन ने लिख दिया v और m इंटू डेल्टा वी, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि p इक्वल्स टू क्या होता है, यही देखो p इक्वल्स टू एम वी, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा वी। क्यों, यहां भी मास क्या है, पार्टिकल का मास तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकता, तो यहां से इसको अपन दोस्तों क्या लिख दें, डेल्टा ई इक्वल्स टू वी इंटू डेल्टा पी। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। यहां से अब हाइजेनबर्ग का सिद्धांत अपन जानते हैं। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या कहता है कि डेल्टा ई इक्वल्स टू वी, और यहां से हाइजेनबर्ग का सिद्धांत ये कहता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2। तो डेल्टा पी की वैल्यू लिखेंगे तो अपन ने दोस्तों क्या लिख दिया, एच क्रॉस अपॉन 2 इंटू डेल्टा एक्स आ गया, और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया अपन ने 3। और इक्वेशन 3 में समीकरण 1 की वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो गया दोस्तों, ध्यान से देखना, यहां से डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या हो गया, वी एच क्रॉस अपॉन 2, और डेल्टा एक्स की जगह क्या हो गया दोस्तों, v इंटू डेल्टा टी। वी से ये v कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा टी को इसके पास में ले आए, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी बराबर क्या हो गया, एच क्रॉस बाई 2, और इसको अपन फॉर्मूले के हिसाब से, हाइजेनबर्ग के हिसाब से लिखना चाहें तो अपन ने इसको क्या लिख दिया दोस्तों, डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2। यानी ये क्या हो गया, ऊर्जा, किसी कण की ऊर्जा और कण के द्वारा जो टाइम इंटरवल है उसके बीच में क्या हो गया, अनिश्चितता का गुणनफल हो गया। डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, एच क्रॉस बाई 2। तो एक तो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत ये हो गया पोजीशन एंड मोमेंटम में, और एक क्या हो गया, एनर्जी एंड टाइम इंटरवल में। इसी प्रकार इसकी तीसरी फॉर्म क्या है, डेल्टा एल इंटू डेल्टा थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2। लेकिन दोस्तों इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पार्टिकल कोणीय, ये जो कोणीय विस्थापन जेड डायरेक्शन में है तो ये भी जेड डायरेक्शन में माना जाएगा,
और डेल्टा LZ इंटू डेल्टा थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगी दोस्तों, H क्रॉस बाई 2। तो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है वो अपन को एक बात रखना है, जो कैनोनिकली कॉन्जुगेट जो वेरिएबल होते हैं, कैनोनिकली कॉन्जुगेट जो वेरिएबल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का पालन होता है कैनोनिकली कॉन्जुगेट वेरिएबल के बीच में। समझ में आ गई बात? तो अब अपन ने ये बात लगा दिया। एक बात और कि जब अपन हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत अपन लगाए तो अपने पास में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, एक तो माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, और दूसरा है मैक्रोस्कोपिक, क्या भाई, मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना। तो हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है वो सूक्ष्म और स्थूल दोनों निकायों के लिए वैलिड है, लगता दोनों के लिए है, लेकिन समस्या क्या है कि मैक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट हैं उनका मास ज्यादा, उनका मास क्या है, ज्यादा है, ठीक है, उनका आकार भी ज्यादा है, उनका आकार भी बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो अपन को कोई कहे कि फुटबॉल मूव कर रहा है और उसके लिए हाइजेनबर्ग का सिद्धांत अपन को लगाना है, तो लग तो जाएगा, लेकिन उसकी एक्चुअल कैलकुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग की अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन वो दोनों क्या आएंगी, बहुत डिस्क्रिपेंसी आ जाएंगी। तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या है, पूर्णतया वैध है। क्या है, पूर्णतया वैध किसके लिए है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। कहने का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एटसेट्रा विच हैव मास, लेस मास एंड लेस साइज, उनके लिए अपना जो हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है वो वैलिड है दोस्तों। अब अपन बात करेंगे इसकी हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से इस पे या तो ये न्यूमेरिकल आ सकता है, सिंपल। हाँ, एक चीज मैं और बता देता हूं, कई बार क्या आता है कि यहां देखो कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस, कई बार तो ये आ जाता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ने तो एच क्रॉस बाई 2 बताया था। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि एच क्रॉस की वैल्यू तो है ये, और एच की वैल्यू क्या है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। तो एच क्रॉस बाई 2 से यहां देखो एच क्रॉस इज ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई 2 है, और एच इज आल्सो ग्रेटर देन बाई एच क्रॉस बाई 2। तो जब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जब इन दोनों का गुणनफल जब एच क्रॉस बाई 2 से बड़ा है तो ये एच क्रॉस से भी बड़ा होगा और एच से भी बड़ा होगा। यदि आपको ऑप्शन में ये नहीं दे रखा एच क्रॉस बाई 2 और इनमें से कोई दोनों में से एक दे रखा है तो ये सही करना है, इन दोनों में से ये सही दे रखा है तो ये करना है। ऐसे कंफ्यूज में नहीं रहना है कि क्वेश्चन ही गलत दे दिया है, क्योंकि अपन मान रहे हैं कि भाई एच क्रॉस बाई 2 से बड़ा है तो वो एच क्रॉस से भी बड़ा होगा और वो दोस्तों एच से भी बड़ा होगा। अब अपन बात करेंगे हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है उसकी एप्लीकेशन कि उसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। 4 प्रकार के अनुप्रयोग हैं उसके, अपन अभी बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंस न्यूक्लियस के अंदर, हाइजेनबर्ग ने यह बताया कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। उसने कैलकुलेशन की, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन, जो हाइजेनबर्ग की जो कैलकुलेशन थी वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं खाई, और मैच नहीं खाई तो उन्होंने कह दिया कि नाभिक के अंदर है क्या नहीं होते दोस्तों, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। दूसरी एप्लीकेशन में उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी का एक्सप्लेनेशन किया कि भाई हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट में कितनी है। तीसरी उन्होंने हार्मोनिक ऑसिलेटर के ग्राउंड स्टेट एनर्जी को भी कैलकुलेट किया, और चौथा जो उन्होंने क्या बताया, स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो अपन एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। पहली एप्लीकेशन है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। अब देखो, जब इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई 1897 में, उसके बाद में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, और सबसे लास्ट में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की।
तो जब न्यूट्रॉन को नहीं खोजा गया था तब लोगों ने न्यूक्लियस में क्या माना था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माने थे, फिर इलेक्ट्रॉन के साथ में प्रोटॉन माने, और जब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई तब तक लोग इसके बारे में ही सोचते रहे कि नाभिक के अंदर क्या होगा। अलग अलग रिजल्ट आए, अलग अलग ऑब्जर्वेशन आए, और जैसे नाभिक की भी जब डिस्कवरी हुई तो अलग अलग मॉडल आए। थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल, और रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल दिया, और थॉमसन के मॉडल को किसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया? रदरफोर्ड ने कर दिया। रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक है वो छोटी सी जगह में केंद्रित होता है और सारा का सारा द्रव्यमान कहाँ होता है? उसके छोटी सी जगह में होता है, और उस छोटी सी जगह में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। तो इस हिसाब से अपन मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि भाई अपन ने माना कि ये कोई एटम बना दिया अपन ने, एटम का साइज है वो आपको पता है, एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर का होता है, या 1 एंगस्ट्रम के ऑर्डर का होता है, ठीक है। और नाभिक का जो आकार है ये एटम का है, और न्यूक्लियस का जो आकार है वो 10⁻15 मीटर, या 1 फर्मी बोल सकते हैं इसको, या फेम्टोमीटर। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? फेम्टोमीटर, ये एक ही बात है। तो यहां से अपन देखें तो नाभिक है वो एटम से 1,00,000 गुना बड़ा है, ठीक है। अपन ने ये मान लिया कि ये नाभिक है, और नाभिक में सारा का सारा धनावेश होता है क्योंकि प्रोटॉन होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर पाया जाएगा, अब अपनी प्रॉब्लम पे आ जाए अपन, कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में पाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना इस नाभिक में यहां से यहां तक कहीं भी हो सकती है। तो अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये जो अपना जो इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है उसको अपन मान सकते हैं कि ये स्थिति में क्या है? अनिश्चितता है दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक में कहीं भी पाया जा सकता है। अपन ऐसा मान के चल रहे हैं, वास्तव में इलेक्ट्रॉन होता नहीं है नाभिक में। अपन को सिद्ध करना है कि इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। लेकिन दोस्तों अपन को ये बात सिद्ध करनी है नॉन विद ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पे। तो अपन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अपन ने माना, अपन मान लेते हैं कि चलो सपोज नाभिक में इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन है तो उनकी पोजीशन क्या होगी? नाभिक की त्रिज्या के आकार की होगी। तो अपन ये मान सकते हैं, कह सकते हैं कि यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन है तो अपन क्या होंगे कि भाई उसकी स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी? नाभिक की रेडियस के बराबर होगी। तो अपन कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया? आर हो गया नाभिक की रेडियस, और कितनी मानी है दोस्तों? 10⁻⁻15 मीटर। अपन इसके बारे में लिख सकते हैं, अपन ये लिख सकते हैं यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के नाभिक में पाए जाने की संभावना है वो नाभिक की त्रिज्या के बराबर होगी। अतः अपन ये मान सकते हैं कि डेल्टा एक्स अनिश्चितता किसमें? पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो नाभिक की त्रिज्या के बराबर है। वो कितनी है दोस्तों? डेल्टा एक्स इक्वल्स टू आर बराबर 10⁻⁻15 मीटर। यहां से अनिश्चितता सिद्धांत लगा दें तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी h×2, और यहां से ये वैल्यू पुट करें बराबर, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों? h×2 इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। वैल्यू पुट करें h× की 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड बटे 2 और इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। जैसे इसको अपन सोल्व करें तो डेल्टा पी मोमेंटम कितना है? डेल्टा पी बराबर कैलकुलेट होके आएगा 1.054 इंटू 10⁻⁻20 किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड। इसको अपन ने ऐसा ही मान लिया सेम टू सेम कि इसका 2 का भाग भी देंगे तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इसको मतलब कैलकुलेट करके इस संख्या का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अपन ने 10⁻⁻ कितना आ गया? 20 आ गया। तो अब यदि इस नाभिक में ये इलेक्ट्रॉन है तो कम से कम जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा, एटलीस्ट इतना मोमेंटम तो उस इलेक्ट्रॉन के पास में होगा ही होगा। तो अपन इसको कह सकते हैं कि भाई इफ इलेक्ट्रॉन इज इन कन्फाइंड इन दिस न्यूक्लियस देन इलेक्ट्रॉन हैव एटलीस्ट सम दिस मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन हैव दिस मोमेंटम। तो अपन ये मान सकते हैं कि P मिनिमम, कम से कम मोमेंटम डेल्टा P क्या होगा दोस्तों? इतना होगा। ऑर्डरली इक्वल्स टू कितना हो गया? 10⁻⁻20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको भाग दे के आप यहां आराम से लिख सकते हो,
क्योंकि घात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अपन को तो घात से ही मतलब है ज्यादातर। तो यहां से ये हो गया। अब अपन जानते हैं किससे, जो अपनी रिलेटिविस्टिक जो थ्योरी है, तो अपन जानते हैं उससे रिलेटिविस्टिक एनर्जी रिलेशन, रिलेटिविस्टिक एनर्जी रिलेशन, एनर्जी रिलेशन। अब कोई पूछे कि सर ये रिलेटिविस्टिक क्या होता है, यानी वो भौतिकी जिसमें कणों का वेग कितना हो जाए, प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, वो क्या है, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स हो जाएगी। और वहाँ एनर्जी रिलेशन क्या होता है दोस्तों, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी टू दी पावर 4, ये एनर्जी रिलेशन है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अपन, तो इलेक्ट्रॉन का मास दोस्तों कितना है, m0 इलेक्ट्रॉन का कितना है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और 10⁻³ और इसका देखो यहाँ स्क्वायर है, तो इसका जैसे स्क्वायर करेंगे तो 31 पावर कितनी हो जाएंगी -62, यानी बहुत कम हो जाएगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, सो दैट वी कैन नेग्लेक्ट m0 स्क्वायर सी टू दी पावर 4 कंपेयर टू पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर सी स्क्वायर के कंपेयर में अपन ने m0 स्क्वायर सी टू दी पावर 4 जो टर्म थी उसको अपन ने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट कर दिया तो दोस्तों अब क्या हो गया अपने पास में, देखो ध्यान से, ई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। और ई इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, पी सी, ई इक्वल्स टू क्या हो गया, पी सी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछ भी लेते हैं, ई इक्वल्स टू पी सी, ठीक है। अब मिनिमम एनर्जी अपन निकाल लें कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसके नाभिक में है तो उसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होगी दोस्तों, तो ई मिनिमम इक्वल्स टू पी मिनिमम और इंटू सी, सी तो क्या है, कांस्टेंट है भाई, प्रकाश का वेग है। तो पी मिनिमम अपन ने माना है कि भाई इतनी अनसर्टेनिटी तो मोमेंटम में होगी, तो पी मिनिमम इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, 10⁻20 इंटू 3 इंटू 10⁻8, ठीक है। तो ये केस में आएगी जूल में, किस में आएगी, जूल। और जैसे इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गई 3.162 इंटू 10⁻12 जूल। और जैसे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपन को बनाना है तो कितने का भाग देंगे अपन, इसको भाग दे देंगे अपन 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये दोस्तों बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे ही अपन ने इसको सोल्व किया तो ये आ जाएगा 19.76 गुणा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10⁻6 को अपन क्या लिखते हैं, मेगा एम, तो ये क्या हो गया 19.76 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऑर्डरली इसको अपन अप्रोक्सीमेट करें तो ये क्या हो गई दोस्तों 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में होंगे तो उनकी एनर्जी कम से कम कितनी होगी, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, कम से कम इतनी एनर्जी है, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है। तो अपन इतना मान के चल रहे हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होंगे उनकी एनर्जी इतनी तो है, ठीक है। यदि हाँ, तो अपन ये कह सकते हैं इफ द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस then it has 20 mega electron volt energy, then it has 20 mega electron volt energy। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं भाई, ये तो अपन ने थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली है, लेकिन एक्सपेरिमेंट shows that this energy will 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या तो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतनी ही होगी। लेकिन थ्योरेटिकल क्या कहता है कि भाई 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने चाहिए। तो इसका मतलब देयर इज ए वेरी ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास हो गया। There was a very big contradiction in the energy of the electron which confined in the nucleus by the Heisenberg। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग यदि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर है दोस्तों, तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए
20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट ये कहते हैं जैसे बीटा गामा डीके, वहाँ से जैसे अपन इलेक्ट्रॉन जो हैवी पार्टिकल हैं जिनका मास नंबर 200 से ग्रेटर देन है, वहाँ से जब अल्फा कण निकलते हैं यानी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, पॉजिट्रॉन निकलते हैं, तो वहाँ से अपन मेजरमेंट करते हैं तो 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी उनकी है ही नहीं। तो क्या है, ग्रेट डिसएग्रीमेंट आ गया। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग ने ये कह दिया कि भाई ये एनर्जी तो इतनी आनी चाहिए थी लेकिन इतनी आई, तो अपन ये कह सकते हैं कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग। दोस्तों समझ में आ गई होगी बात। अब अपन नेक्स्ट जो अपनी एप्लीकेशन है उसकी बात करेंगे। समझ में आ गई होगी ये एप्लीकेशन, ठीक, मिटा दो। हाँ, दूसरी जो अपनी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, इसका अनुप्रयोग है हाइजेनबर्ग का, वो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी है वो क्या है, कितनी होगी और वो किस हिसाब से एक्सप्लेन है। तो ये अपन को पता ही है कि हाइड्रोजन एटम अपन 11वीं क्लास से पढ़ते हैं और अपन को पता है हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, माइनस में आती है, माइनस शो करता है कि वो एक स्टेबल सिस्टम है। ये अपन को कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो अपन ये कैलकुलेट कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ H एटम, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। दोस्तों ये अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अपन मान रहे हैं इसमें भी मान रहे हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में, कि एटम अपन ने माना है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो वही काम अपना तो ये एटम, और अपन मान रहे हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। किसके अंदर है? सपोज दैट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट कैन स्टे एनीवेयर इन ए स्फीयर। मतलब ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है, हर पार्टिकल, हर कोई भी ऑब्जेक्ट है दुनिया में, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में रहना चाहता है। ग्राउंड स्टेट भाई जैसे ही कोई पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में वो ज़्यादा देर तक, यानी उसका जो टाइम इंटरवल होता है 10⁻⁸ सेकेंड अपन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अपन ये मान रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट सिस्टम है, तो ग्राउंड स्टेट सिस्टम में अपन मान रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इस हाइड्रोजन एटम के कहीं भी किसी भी जगह, मतलब क्या है, रहने के लिए बाध्य रह सकता है वो। ठीक है, तो अपन ने माना कि उसकी पोजीशन में जो अनिश्चितता है यानी डेल्टा एक्स है, वो जो ये एटम होगा उसकी रेडियस की कोटि का है। किसकी है? एटम है उसके रेडियस के ऑर्डर का है। कि अपन मान सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है उसका जो रेडियस होगा, बोर की जो रेडियस होगा, हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस होगा, वो क्या है, उसकी स्थिति में अनिश्चितता है, कहीं भी पाया जा सकता है। तो अपन मान सकते हैं दी अनसर्टेनिटी इन दी पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द H एटम यानी डेल्टा एक्स, और ये अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू क्या है, R, रेडियस ऑफ द एटम। अपन ये मान सकते हैं कि वो जो अपन ने एटम लिया है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है, वो कहीं भी पाया जा सकता है, यानी वह जो स्थिति में अनिश्चितता है वो उसकी रेडियस के इक्वल है। और स्थिति में है तो हाइड्रोजन जो अनिश्चितता सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू H क्रॉस 2 को अपन ने छोड़ दिया, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि अपन को तो ऑर्डरली चाहिए। इंप्लाइज दैट यहाँ से डेल्टा पी दोस्तों कितना हो गया, अप्रोक्सीमेट H क्रॉस अपॉन डेल्टा एक्स। ये इसको अपन इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं, और H क्रॉस अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू अपन ने क्या लिख दी, R। इसको अपन ने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब अपन मान सकते हैं कि मोमेंटम के बारे में अपन बात करें तो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी यानी T इक्वल्स टू क्या हुआ, p² अपॉन 2m। ये काइनेटिक मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है। कहाँ से निकालेंगे, सिंपल है, E इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, 1/2 mv²
एम का ऊपर गुणा एम का नीचे गुणा, तो 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, पी बराबर क्या होता है एम इंटू वी, तो ये क्या हो गया 1/2 पी स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पी स्क्वायर अपॉन 2m, इसकी वैल्यू पुट कर दें पी का मतलब है कि उतना मोमेंटम तो होगा जितनी इसमें क्या है अनिश्चितता है, तो अपन इसकी वैल्यू को क्या करते हैं दोस्तों पुट कर दें, तो ये क्या हो गया एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी अपन आल्सो जानते हैं, U इक्वल्स टू क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ Q1 क्या है, एक तो न्यूक्लियस है ZE हो गया, और एक क्या हो गया -E हो गया। भाई न्यूक्लियस पे तो जो चार्ज है वो ZE, और हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर क्या हो गया दोस्तों 1। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी -KE स्क्वायर अपॉन R। K क्या है कांस्टेंट है, तो कुल एनर्जी अब इंप्लाइज दैट E इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों T प्लस V, तो ये वैल्यू पुट कर दिया, तो H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर और प्लस, और ये क्या हो गया -KE स्क्वायर अपॉन R इक्वल्स दैट H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर और माइनस क्या हो गया दोस्तों KE स्क्वायर अपॉन R। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3 हो गया। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ये हो गई उसकी कुल ऊर्जा हो गई। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज द मिनिमम, कि सबसे जो कम एनर्जी होती है वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये अपने पास में एनर्जी आएगी, तो अपन यहां से देखो ध्यान से, सो फॉर मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी के लिए अपन ने क्या किया, तो अपन गणित में पढ़ते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, पढ़ते हैं सब लोग। तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए अपन क्या कहें, यहाँ क्या है दोस्तों R है, चेंज किस में हो रहा है R डिस्टेंस में हो रहा है, तो फॉर मिनिमम एनर्जी DE अपॉन DR इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। यहां से अपन वो पॉइंट निकाल लेंगे, यानी वो अनसर्टेनिटी निकाल लेंगे जहां पे एनर्जी क्या होगी मिनिमम होगी, और उस R को अपन निकाल के यहां रख देंगे तो वो मिनिमम एनर्जी अपने पास में आ जाएगी दोस्तों। ये मैक्सिमम और मिनिमम की कंसेप्ट होती है गणित में, वहां से अपन ने इसको लिया है, यहां से लिया है, तो इसका अपन अवकलन कर दें, समीकरण 3 की वैल्यू पुट करें, अवकलन करें और उसको 0 कर दें, तो देखो 1 अपॉन R स्क्वायर का अवकलन करना है, तो देखो इंप्लाइज दैट H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और 1 अपॉन R स्क्वायर का करना है तो क्या हो गया दोस्तों -2 अपॉन R3, भाई नीचे ले आएंगे तो R3 हो जाएगा, और प्लस KE स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों R स्क्वायर, 1 अपॉन R का क्या हो जाएगा -1 अपॉन R स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इक्वल्स टू 0। यहाँ से अपन को कैलकुलेट क्या करना है, R कैलकुलेट करना है, इंप्लाइज दैट पक्षांतरण कर दो, जो चीज़ कटे उसको काट दो, तो ये देखो 2 से 2 कट गया और पक्षांतरण कर दिया, तो H क्रॉस स्क्वायर अपॉन m R3 और बराबर KE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, माइनस से पक्षांतरण किया तो माइनस कट गया, यहाँ से R की 3 कट गई, दोनों घातें कट गई, तो R बराबर क्या आ गया दोस्तों H क्रॉस स्क्वायर अपॉन m KE स्क्वायर, और इसको अपन ने मान लिया A0 माना, और इसको अपन ने मानकर इसको क्या कह दिया बोहर रेडियस, क्या दे दिया दोस्तों बोहर रेडियस, कि जो बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था हाइड्रोजन एटम का, उसमें A0 की वही वैल्यू थी जो इस R की वैल्यू आई है, और जो A0 है उसकी वैल्यू अपन को याद है 0.529 एंगस्ट्रम होती है, क्या होती है 0.529 एंगस्ट्रम होती है। तो जब ये जो R की जो ये वैल्यू आ गई दोस्तों, इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4, कितना नंबर समीकरण हो गया 4 नंबर हो गया। समीकरण 4 का मान कहाँ रखेंगे अपन, समीकरण 3 में रखेंगे, तो ग्राउंड स्टेट की मिनिमम एनर्जी अपने पास में आ जाएगी। तो ई मिनिमम इक्वल्स टू क्या हो गया H क्रॉस स्क्वायर बटे 2m, और R स्क्वायर की जगह क्या हो गया दोस्तों H क्रॉस स्क्वायर अपॉन m KE स्क्वायर का होल स्क्वायर,
और माइनस के ई स्क्वायर बटे आर है, और आर की जगह क्या हो गया एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम के ई स्क्वायर। ठीक है, जैसे जैसे इसको अपन सोल्व करेंगे तो ई मिनिमम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे भाई, इसको पलटी खिला देंगे, खिला दो, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर के स्क्वायर ई टू दी पावर 4 बटे एच क्रॉस की घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और माइनस के स्क्वायर और एम के ई स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा दोस्तों एच क्रॉस स्क्वायर। यहाँ से अपन इसको सोल्व करें तो ई मिनिमम इक्वल्स टू आ गया -1/2 एम के ई टू दी पावर 4 बटे एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो भी अपने पास में पैरामीटर है देखो, -1/2 एम क्या है इलेक्ट्रॉन का मास है, कि अपन जानते हैं कांस्टेंट है, ई आवेश से जानते हैं अपन, और एच क्रॉस अपन जानते हैं, सारी वैल्यू अपन पुट करते हैं इसमें, तो देखो क्या आ जाएगी, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी कंसेप्ट अपने क्लियर होनी चाहिए। एच क्रॉस इक्वल्स टू 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, एम इलेक्ट्रॉन का 9.11 गुणा 10⁻31 kg। ठीक है, ई 1.6 गुणा 10⁻19 गुलाम, और के 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन गुलाम स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ई मिनिमम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा दोस्तों -21 पॉइंट, याद रखना है 7656 गुणा 10⁻19 जूल। कितना आ गया -19 जूल। भाई 13.6 तो सबको याद है ये, लेकिन मान लो यही एनर्जी ऐसे आ जाए तो याद ही नहीं रहे। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाएंगे तो -21.76 इंटू 10⁻19 बटे 1.6 गुणा 10⁻19, और ये किस में होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। और जैसे ही इसको अपन सोल्व करेंगे तो ई मिनिमम दोस्तों इक्वल्स टू कितना आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ गया ई मिनिमम इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। और रेडियस अपन ने निकाल ली, आर इक्वल्स टू बोर रेडियस इक्वल्स टू 5.3 गुणा 10⁻⁻11 मीटर या 0.529 एंगस्ट्रॉम हो गया। और डेल्टा पी, यहाँ से डेल्टा पी भी निकाल सकते हैं अपन एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा एक्स से, तो डेल्टा पी एच क्रॉस अपॉन डेल्टा एक्स या एच क्रॉस अपॉन आर, तो एच क्रॉस कितना है 1.054 गुणा 10⁻34 बटे आर की वैल्यू 5.3 गुणा 10⁻11, और यहाँ से इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 1.25 इंटू 10⁻⁻23 किलोग्राम मीटर प्रति क्या हो गया दोस्तों सेकंड हो गया। यहाँ से ये बात होगी। तो द इलेक्ट्रॉन हुज मोमेंटम इज ऑफ दिस ऑर्डर विल हैव वेलोसिटी मच स्मॉलर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी यदि कोई इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ये है तो इस इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो लाइट की वेलोसिटी से काफ़ी कम होगा। इट विल बिहेव लाइक ए, लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम होगा, इसका मतलब इट विल बिहेव लाइक एज ए, इंपॉर्टेंट बात है, इट विल बिहेव लाइक एज ए क्लासिकल, इट विल बिहेव लाइक एज ए क्लासिकल पार्टिकल। किसकी तरह बिहेव करेगा? क्लासिकल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसका मोमेंटम कितना है दोस्तों इतना है। और यहाँ से अपन इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालें तो काइनेटिक एनर्जी अपन निकालें तो काइनेटिक एनर्जी अपन जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, और मान रख दें 1.25 इंटू 10⁻⁻23 बटे 2 इंटू एम वही 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और जैसे ही इसको दोस्तों सोल्व करोगे तो ये आ गया 8.6 गुणा 10⁻⁻17 जूल, और कितनी आ गई 5.3 गुणा 10⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ गई इसकी काइनेटिक एनर्जी? 5.3 गुणा 10⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई
हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई मिनिमम एनर्जी मेल खा गई, रेडियस उतनी आ गई, मोमेंटम अपन ने कैलकुलेट कर लिया इतना ही आ गया। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि भाई ये पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम के रहते हुए उस पार्टिकल की वेलोसिटी अपन कैलकुलेट करें तो उस वेलोसिटी का मान लाइट की वेलोसिटी से काफ़ी कम आएगा। और इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर है उसको अपन ने किसकी तरह बिहेव किया है, वो क्लासिकल पार्टिकल की तरह है। और अपन यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज एक्चुअली कितनी भाई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से क्या होगी, कैलकुलेट हो गई। तो अपन ये कह सकते हैं द एस्टिमेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज देयरफॉर ए प्लूंसिबल, PLAUNSIBLE, प्लूंसिबल एस्पेक्ट। प्लूंसिबल का मतलब है विश्वसनीय, कि अपन बहुत जोरदार तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो दोस्तों ये अपना क्या है, दूसरा एप्लीकेशन है। और अपन यहाँ ये भी कह सकते हैं कि हियर द इलेक्ट्रॉन हैज बीन जस्ट ट्रीटेड एज ए क्लासिकल पार्टिकल बट इनसाइड द एटम इट हैज पोटेंशियल एनर्जी आल्सो। अपन ये कह सकते हैं कि ये क्लासिकल पार्टिकल है क्योंकि इसका मोमेंटम ये है, लेकिन अपन ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम के अंदर है जो इस इलेक्ट्रॉन की क्या होती है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ये दूसरी एप्लीकेशन अपनी क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी सभी लोगों के। अब तीसरी एप्लीकेशन की अपन बात करते हैं दोस्तों। मिटा दूं, बस तरीका एक जैसा ही है, मिटा देता हूं, समझ में आ रहा होगा। ऐसी अभी अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, अनिश्चितता सिद्धांत के। तीसरी जो अपनी एप्लीकेशन है वो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तीसरी जो एप्लीकेशन है दोस्तों वह है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये कई बार सीधा ही पूछ लेते हैं, याद रखना है 1/2 H क्रॉस ओमेगा या 1/2 H न्यू, ये निकल के आएगी। क्या आएगी दोस्तों, 1/2 H क्रॉस ओमेगा या 1/2 H न्यू। ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम की, इतनी होती है। क्या बात है। हाँ, क्लासिकल क्या कहती है कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो पोटेंशियल होता है, क्लासिकल के अकॉर्डिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो पोटेंशियल होता है उसके हिसाब से क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि ग्राउंड स्टेट में इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी है वो शून्य होनी चाहिए। तो अपन यहां से एक लाइन लिखते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, द बॉटम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कर्व, the bottom of the potential energy curve for a simple harmonic oscillator classically demands that the lowest energy of the oscillator is 0। कैसा होता है, इस हिसाब से अपन आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल से। इस हिसाब से इस हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल होता है, ये डिस्टेंस है, ये एनर्जी। तो क्लासिकल क्या कहती है कि इसकी लोवेस्ट एनर्जी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बट क्वांटम मैकेनिक्सली, बट actually it has been found क्वांटम मैकेनिकली कि क्लासिकल तो कहती है कि इसकी एनर्जी 0 होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल कहती है कि इसकी एनर्जी
quantum mechanically that the lowest energy or the zero point energy, lowest energy and the 0 point energy is non-zero। तो यहाँ सत्य असत्य वाले क्वेश्चन भी अपन को पूछ सकते हैं। अगला ये कहते हैं कि क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, शून्य होनी चाहिए। तो बात सही है, क्लासिकल ये कहती है कि हार्मोनिक जो ऑसिलेटर है उसका पोटेंशियल इस हिसाब से ही होता है कि उसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट क्या होनी चाहिए, जीरो। सत्य बात है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी या इसकी लोएस्ट एनर्जी है वो जीरो नहीं होती। कितनी होती है? इट इज फाउंड, कितनी मैंने ऊपर लिखी, इट इज फाउंड एंड इक्वल टू 1/2 h क्रॉस ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और क्या होगी दोस्तों 1/2 h न्यू होगी, और जहां ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई न्यू होता है। क्या होगी? ये होगी जहां ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर है। ये दिस एस्पेक्ट कैन बी explained on the basis of Heisenberg uncertainty प्रिंसिपल। यानी होती है, इसको अपन किसके आधार पर समझा रहे हैं, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी सिद्धांत से दोस्तों समझा रहे हैं। अब अपन क्या मान रहे हैं कि इफ द लोवेस्ट एनर्जी लेवल, हाइजेनबर्ग का जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है जिसको अपन ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोल रहे हैं या ग्राउंड स्टेट बोल रहे हैं, तो अपन कह रहे हैं इफ द लोवेस्ट लेवल ऑफ द ऑसिलेटर विल हैव वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड, कि यहाँ जो इसका लोवेस्ट लेवल है इसमें बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड है पार्टिकल का, तो अपन ये मान सकते हैं कि वहाँ मतलब पार्टिकल के पाए जाने की जो संभावना है वो डेल्टा एक्स है, वो उसके एम्पलीट्यूड के बराबर है। पोजिशन में जो अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स, वो क्या है, इसके एम्पलीट्यूड के बराबर है। किसके बराबर है? इसके एम्पलीट्यूड के। तो अपन ये मान सकते हैं इन द लोवेस्ट लेवल ऑफ द ऑसिलेटर विल हैव वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड एंड द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द ऑसिलेटर विल बी द ऑर्डर ऑफ एम्पलीट्यूड। अपन ने मान लिया कि भाई क्लासिकल तो कहती है कि होती नहीं है, क्वांटम कहती है कि होती है, फाइनाइट होती है 1/2 h क्रॉस ओमेगा। तो अब अपन को इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कैलकुलेट करना है, तो अपन ने ये माना कि इस ऑसिलेटर के लिए इसकी जो पोजीशन है उसमें जो अनिश्चितता है वो इसकी ग्राउंड स्टेट में जो वेव फंक्शन है उसके एम्पलीट्यूड के बराबर है। और अपन ने मान लिया कि वो एम्पलीट्यूड कितना है, डेल्टा एक्स बराबर जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में वो दोस्तों कितना मान लिया अपन ने, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू x0 मान लिया। और x0 क्या है, एम्पलीट्यूड। x0 क्या है दोस्तों, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड सभी लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। और कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम भी अपन ने मान लिया कि भाई डेल्टा p अकॉर्डिंग टू ये क्या है कि मोमेंटम में अनिश्चितता कितने मान लिया अपन ने, p0। जीरो का मतलब किससे है दोस्तों, ग्राउंड स्टेट से है। जीरो का मतलब किससे है, ग्राउंड स्टेट से है। तो अब अपन क्या कह सकते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इन ग्राउंड स्टेट, इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार, हाँ, द टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो पहले निकाल ले E0 इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी है, और यहां से 1/2 m x0² और ω²। यहां से एक बात क्लियर है, क्या है कि फॉर एनी हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये इंपॉर्टेंट बात है, एनी हार्मोनिक ऑसिलेटर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बराबर होती हैं, और ये कुल एनर्जी, टोटल एनर्जी के बराबर भी होती हैं। सिंपल सी बात है। और v जो है वो ω0 x0 होता है। अपन v इक्वल्स टू ω² - x² पढ़ते हैं ऐसे 11वीं क्लास में, a² - x²। यहाँ से अपन ये कैलकुलेट कर लिया कि ये ω0 x0 होता है, ठीक है। यहाँ से इसको लिखने का तरीका क्या है, 1/2 m x0 और दोस्तों x0 ω², ठीक है।
और एक बार ओमेगा को अपन खोल लें, एम एक्स जीरो ओमेगा, और अपन ने लिख दिया एक्स जीरो ओमेगा। ठीक है, यहाँ से 1/2 ये क्या है भाई v, तो 1/2 एम वी एक्स जीरो ओमेगा। ठीक है, अब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत तो अपन जानते ही हैं भाई, एम वी बराबर क्या है p, तो 1/2 पी जीरो एक्स जीरो ओमेगा, पी जीरो एक्स जीरो भाई, p बराबर क्या है एम वी, p बराबर क्या है दोस्तों एम वी है, सिंपल सी बात होगी। और अब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच क्रॉस बाई 2, और यहाँ से एक्स जीरो पी जीरो क्या हो गया भाई एच क्रॉस बाई 2, एच क्रॉस बाई 2 होता ही है मान लिया अपन ने, या आप ऐसा मान लो कि भाई ये इतना ही होता है एच क्रॉस के ऑर्डर का, तो ये क्या हो गया 1/2, इसको डेल्टा पी, इसको अपन डेल्टा एक्स, इसको अपन ने क्या कह दिया ओमेगा, और इसको अपन ने क्या कह दिया एच क्रॉस, तो एच क्रॉस बाई 2 और ओमेगा है ही तो ये क्या हो गया 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। तो ई जीरो इक्वल्स टू क्या हो गया, बहुत सिंपल सा हो गया, ई जीरो इक्वल्स टू 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। और यहाँ से अपन क्या बात करें, एच क्रॉस इक्वल्स टू क्या है दोस्तों h/2 पाई, और ओमेगा बराबर क्या है 2 पाई न्यू। जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ई बराबर क्या आ गया 1/2 एच न्यू, क्या आ गया 1/2 एच न्यू। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपना क्या कहता है कि भाई ये एच क्रॉस है तो ये एच भी आ सकता है, एच न्यू है ना, तो आ जाएगा ये 2 पाई न्यू कट जाएगा, तो 1/2 क्या हो जाएगा एच न्यू हो जाएगा। तो सिंपल सी बात होगी कि हाइड्रोजन एटम क्लासिकल तो क्या कहती है कि एनर्जी जीरो होती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि एनर्जी जीरो नहीं होती। कैसे क्या देखो एक बार फिर देखो, कुल एनर्जी ई जीरो इक्वल्स टू 1/2 एम स्क्वायर, अपन ये कह दिया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और कुल एनर्जी, ये तीनों क्या होती हैं बराबर, तो ये कुल एनर्जी होगी। यहाँ से अपन ने एम एक्स जीरो, वी की वैल्यू होती है ओमेगा जीरो इंटू एक्स जीरो, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए होती है, मान रख दिया एम एक्स जीरो ओमेगा स्क्वायर, अपन ने इसको अलग अलग कर दिया, यहाँ इसको अलग अलग कर दिया एक्स जीरो ओमेगा, ये एम और एक्स जीरो ओमेगा को अपन ने वी वैल्यू दे दिया, एक्स जीरो ओमेगा हो गया, वी को अपन ने मोमेंटम कह दिया, इसको अपन ने पी जीरो कह दिया, पी जीरो एक्स जीरो ओमेगा कह दिया, डेल्टा पी अपन ने स्टार्टिंग में माना था कि एक्स जीरो बराबर तो क्या है दोस्तों डेल्टा एक्स है, और पी जीरो बराबर क्या है दोस्तों डेल्टा पी है, दोनों वैल्यू पुट कर दी। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत एच क्रॉस मान लिया, 2 को अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया, वरना तो एच क्रॉस बाई 1/4 हो जाएगा, एवरेज एनर्जी आ जाएगी, तो 1/2 डेल्टा पी डेल्टा एक्स ओमेगा एच क्रॉस बाई 2, यानी कितनी आ गई दोस्तों 1/2 एच ओमेगा। ये तो क्या है इसका एक सिंपल सा तरीका। दूसरा तरीका अभी अपन ने ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए थी, उसी हिसाब से अपन कैलकुलेट करें, तो यहाँ तो अपन लिख दें विच इज 0 पॉइंट एनर्जी, विच इज 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, बहुत सिंपल सी है। ठीक है, अब अपन उसके हिसाब से कैलकुलेट करें, किस हिसाब से, मिनिमम एनर्जी की कंसेप्ट से, मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट से। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, देखो ये इसी को अपन कर रहे हैं वापस, उसका दूसरा मेथड है इसका। इसका दूसरा मेथड है, क्या है भाई, कुल एनर्जी इक्वल्स टू अपन जानते हैं इक्वल्स टू क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं तो 1/2 एम वी स्क्वायर और प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर दोस्तों, यही है सिंपल सी स्प्रिंग की एनर्जी है। इसको अपन ने ई इक्वल्स टू क्या लिख दिया पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर है, ये लो के एक्स स्क्वायर। फॉर ग्राउंड स्टेट, फॉर ग्राउंड स्टेट की अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट, तो इसको तो नाम दे दिया ई जीरो, इनको दे दिया पी जीरो स्क्वायर बटे 2m प्लस 1/2 के एक्स जीरो का स्क्वायर। और अपन ने ये माना है, क्या माना है कि भाई पी जीरो तो डेल्टा पी है और एक्स जीरो क्या है डेल्टा एक्स है, तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से अपन इसको कर दें, इंप्लाइज दैट ई जीरो इक्वल्स टू तो डेल्टा पी का स्क्वायर बटे 2m प्लस 1/2 के डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2,
मानते हैं। तो यहाँ से डेल्टा पी इक्वल्स टू दोस्तों कितना हो गया, डेल्टा पी एच क्रॉस बाई 2 इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अपन, तो ये इक्वेशन क्या होगी, बहुत सिंपल होगी दोस्तों। ई जीरो इक्वल्स टू, जीरो का मतलब है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ई जीरो इक्वल्स टू क्या होगी दोस्तों, 1/2m डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। डेल्टा पी की जगह रख दिया एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा एक्स हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, और यहाँ क्या हो गया 1/2 के इंटू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब क्या कॉमन आ गई चीज़, 1/2 कॉमन आ गया, तो 1/2 इसमें से कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, जो बचा 1/2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, एच क्रॉस स्क्वायर तो ऊपर बच गया, 1/2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 4m और डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, भाई स्क्वायर का हो गया, 1/2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया k इंटू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर द मिनिमम एनर्जी, तो फॉर द मिनिमम एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल रहे हैं, तो चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। देखो यहाँ से, तो मिनिमम एनर्जी के लिए क्या हो गया, डी ई जीरो अपॉन डी इंटू डेल्टा एक्स के सापेक्ष अवकलन का मान क्या हो गया दोस्तों, जीरो हो गया। ये मैक्सिमम मिनिमम की कंसेप्ट आ गई, यहाँ से ये वैल्यू पुट करें अपन, तो इम्प्लाइज दैट डी ई जीरो अपॉन डी डेल्टा एक्स बराबर, इसकी मान पुट कर रहे हैं, इसका अवकलन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 1/2 बाहर पड़ा रहने दो, ये लो बाहर पड़ा रह गया, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m, ऐसा कैसा है, डेल्टा एक्स की घात 2 है तो वही 1/r² वाली बात है, तो इंटू -2 अपॉन डेल्टा एक्स की घात कितनी होगी दोस्तों 3, और यहाँ से प्लस k और 2 इंटू क्या हो गया दोस्तों डेल्टा एक्स, अवकलन कर दिया अपन ने, क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। अब इसको अपन को सोल्व करना है, बराबर 0 है, 1/2 0 में चला गया, इंप्लाइज दैट क्या हो गया एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m इंटू -2 डेल्टा एक्स की घात 3 बराबर, उसको पक्षांतर करेंगे तो -k और 2 इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, और 2 से ये 2 कट गया। अब अपन को क्या निकालना है भाई, डेल्टा एक्स निकालना है, तो ये जो डेल्टा एक्स की घाती है इनको तो यहाँ ले जाओ और k को इसके नीचे ले आओ, तो क्या हो गया एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4mk बराबर क्या हो गया डेल्टा एक्स की घात कितनी होगी दोस्तों 4, ठीक है, डेल्टा एक्स की घात कितनी होगी 4 होगी, और यहाँ से डेल्टा एक्स की 2 घात अपन लें तो 2 का तो अपन रूट कर दें, तो एच क्रॉस अपॉन क्या हो गया एच क्रॉस अपॉन 2 और m के अंडर दी रूट, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछते हैं कई बार इसको डायरेक्ट पूछ लेते हैं, और इसको और फॉर्म में करना चाहो तो k इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ रख के उसको भी कर m ओमेगा स्क्वायर, k का मान यहाँ रखोगे m, तो यहाँ से देखो इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ, एक a दे दिया, यहाँ से देखो डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन 2 और अंडर द रूट m इंटू एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से अपन बात करें तो m 2 हो गए, 2m ओमेगा आ गया, और यहाँ से डेल्टा एक्स अपन निकाल लें तो अंडर द रूट क्या हो गया एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा। ये भी कई बार पूछते हैं कि स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, सिंपली आ गई। ये भी पूछ सकता है अगला, और ये भी पूछ सकता है, ये k में है ये m ओमेगा में, ठीक है, स्थिति में इसकी अनिश्चितता आ गई। अब अपन को क्या करना है, ये जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आई है वो अपन को कहाँ रखनी है भाई डेल्टा एक्स की वैल्यू अपन को रखनी है यहाँ पे, इसमें रख देंगे अपन, तो अपने पास में क्या आ जाएगी मिनिमम एनर्जी आ जाएगी। तो अपन कहेंगे यूज इक्वेशन a इंटू इक्वेशन 1, इसको दे देते हैं 1, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, जो डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहाँ देखो ये डेल्टा एक्स स्क्वायर ही है, यहाँ भी डेल्टा एक्स स्क्वायर है, ऐसी की ऐसी ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपन ये लिख सकते हैं यूज इक्वेशन a इन इक्वेशन 1, कि समीकरण 1 को समीकरण 1 में यूज करने पर, तो देखो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाएगी दोस्तों, हाँ, तो देखो क्या हो गया E0
हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं। 1/2 तो अपनी जगह है, ब्रैकेट इसमें नीचे वाले में h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m², और इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, तो इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, h क्रॉस अपॉन 2m के अंडर दी रूट, ठीक है, प्लस k और h क्रॉस अपॉन 2m के अंडर दी रूट, और ये हो गया, और इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, बराबर 0 नहीं, सॉरी 0 नहीं, बराबर ये एनर्जी निकाल रहे हैं अपन, और जो चीज़ कट गई वो कट गई, 1/2 क्या आ गया, h क्रॉस बाई 2 k अपॉन m अंडर दी रूट। इसको सॉल्व कर लो, 2 h क्रॉस h क्रॉस h क्रॉस h क्रॉस बाई 2, एक m से m कट जाएगा भाई, तो क्या आ गया, k अपॉन m आ गया, k ऊपर जाएगा m नीचे आएगा, ठीक है, k अपॉन m हो गया, प्लस यहाँ भी क्या हो गया दोस्तों, h क्रॉस बाई 2 k अपॉन m अंडर दी रूट, और जैसे इसको सोल्व करोगे तो कितनी आ गई एनर्जी, 1/2 h क्रॉस k अपॉन m अंडर दी रूट, ये आधा आधा एक हो गया, और k अपॉन m ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, k अपॉन m, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, एन रूट k अपॉन m, तो यहाँ से 1/2 h क्रॉस ओमेगा जो अपन ने कैलकुलेट की थी वही एनर्जी यहाँ आ गई, और यहाँ अपन जानते हैं h क्रॉस इक्वल्स टू h अपॉन 2 और ओमेगा बराबर दोस्तों क्या होता है 2 न्यू, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ई जीरो इक्वल्स टू क्या हो गई, 1/2 h न्यू हो गई। तो ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी किसकी होगी, हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब दोस्तों चौथी एप्लीकेशन अपन देखें तो वो क्या है, नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, उसके बाद में कुछ अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और इस टॉपिक को अपन फिनिश कर देंगे। तो चौथी एप्लीकेशन देखो, ये समझ में आ गई होगी, हार्मोनिक ऑसिलेटर की एप्लीकेशन, मिटा दूं, मिटा देना। हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है वो इंटरेस्टिंग है और एक नई फिजिक्स है। चौथी जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो है नेचुरल विड्थ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन, नेचुरल विड्थ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन, नेचुरल विड्थ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन। हाँ, इसका मतलब क्या है भाई, इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें हैं। द एनर्जी टाइम, द एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन, जो हाइजेनबर्ग का जो एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन है, डिमांड्स दैट, वो क्या डिमांड्स करता है, डिमांड्स दैट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन stay in an excited state before coming to a lower energy state, कि कोई the energy time uncertainty relation demands that when an electron stay in an excited before coming into the lower energy state, lower energy state or ground state, then there is a limit on time, then important बात है, there is a limit on time, कि भाई वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, तो एक्साइटेड स्टेट में कितनी देर तक रहेगा ये लिमिट है। देयर इज ए लिमिट ऑन टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रॉन कैन स्टे इनसाइड या इन द स्टेट, कि कोई द एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन क्या करता है, ये डिमांड कर रहा है, ये बता रहा है, ये जरूरत है कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में चला गया
तो एक्साइटेड स्टेट में रहने के लिए उसके लिए क्या है, एक टाइम है, लिमिट। ये नहीं है कि वो चाहे उतनी देर रह सकता है, एक लिमिट, एक बाउंडेशन होनी चाहिए। द टाइम, आगे क्या है, द टाइम फॉर विच, द टाइम फॉर विच एन इलेक्ट्रॉन स्टेज, फॉर विच एन इलेक्ट्रॉन स्टे, द टाइम फॉर एन electron stay in an excited state, in an excited state is called lifetime of the state। यदि कोई इलेक्ट्रॉन उस स्टेट में रह रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन जब तक उस स्टेट में रहेगा वह उस स्टेट का क्या कहलाएगा, लाइफ टाइम ऑफ द स्टेट, विच इज, इंपॉर्टेंट बात, विच इज रेसिप्रोकल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ द प्रोबेबिलिटी, which is reciprocal of the probability per unit time for transition। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके न्यूक्लियर फिजिक्स में भी काम में आएगी बात। द टाइम फॉर विच एन इलेक्ट्रॉन stays in an excited state is called lifetime of the state which is reciprocal of the probability per unit time for transition। ट्रांजिशन का मतलब है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसके लिए टाइम की लिमिट बाउंडेशन होनी चाहिए और वो जो टाइम है वो उस स्टेट का क्या कहलाएगा दोस्तों, लाइफ टाइम कहलाएगा। और वो जो लाइफ टाइम है वो रेसिप्रोकल ऑफ द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम फॉर ट्रांजिशन के उसके अनुसार होता है। अपन ने माना इफ टो इज द लाइफ टाइम, लाइफ टाइम एंड डेल्टा टी इज द अनसर्टेनिटी। अपन ने मान लिया कि टो तो क्या है, लाइफ टाइम है, एंड डेल्टा टी इज द अनसर्टेनिटी इन टाइम which governs the average length of time, for an electron stays in a state। और अपन ने मान लिया कि ये जो टो है वो क्या है भाई, डेल्टा टी है। इफ टो इज द टाइम एंड डेल्टा टी इज द अनसर्टेनिटी इन टाइम विच गवर्न्स द एवरेज लेंथ ऑफ टाइम, जो क्या जनरेट कर रही है कि एवरेज लेंथ ऑफ टाइम जनरेट कर रही है कि वो इलेक्ट्रॉन उसमें स्टेट में पाया जाता है। अपन ये मान सकते हैं कि डेल्टा टी अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, टो है, उस स्टेट का जो टाइम इंटरवल है वो है। और ये इंपॉर्टेंट बात है, फॉर मोस्ट ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, टो इक्वल्स टू दोस्तों कितना होता है, 10⁻⁸ सेकेंड। ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट भी पूछते हैं। फॉर जितनी भी एक्साइटेड स्टेट है, उस एक्साइटेड स्टेट के अंदर पार्टिकल के ठहरने की जो टाइम है वो इतना है। या अपन ये कह सकते हैं कि उस एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो 10⁻⁸ सेकेंड तक ही वैलिड है वो, उसके बाद में वो स्टेट ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके बाद में देखो अपन इसके बाद में अपन जानते हैं डेल्टा ई अनिश्चितता सिद्धांत से, डेल्टा ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू h×2, इसको अपन क्या कर सकते हैं, h×2। और यहाँ से डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, h×2 इंटू डेल्टा टी, 2 इंटू क्या हो गया, 2 इंटू डेल्टा टी। ये बात आ गई। हाँ, यहां से आ गई। यहां से अपन इसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो कैलकुलेशन कर दें,
तो डेल्टा ई इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 1.054 गुणा 10 की पावर माइनस 34/2 और टो का मतलब 10 की घात माइनस 8 सेकेंड। ठीक है, इसको जैसे अपन ने कैलकुलेट किया तो ये क्या आ गया भाई 5.27 इंटू 10⁻⁻27 जूल। कितना आ गया 27 जूल। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे अपन भाई, एक्साइटेड स्टेट का डेल्टा टी इक्वल्स टू टो, ये 10 की घात माइनस 8 सेकेंड है, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करें तो 5.27 इंटू 10 की पावर माइनस 27/1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और जैसे इसको करेंगे अपन तो कितना आएगा डेल्टा इक्वल्स टू आ गया 4 इंटू 10⁻⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ गया 4 गुणा 10 की घात माइनस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ये मैं एक से मिटा देता हूँ इसको। हाँ, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है उसको अपन डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बाद में इसके 2-3 एक न्यूमेरिकल करेंगे और अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसमें अपन कहें कि द एनर्जी ऑफ ए स्टेट कैन नॉट बी नोन प्रिसाइजली, कि जो एनर्जी है उसको अपन एग्जैक्टली मेजर नहीं कर रहे हैं, बट इट हैज़ ए सर्टेन विड्थ। ये जो डेल्टा ई है वो सर्टेन विड्थ ऑफ एनर्जी है कि पार्टिकल की एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ द एनर्जी ऑफ ए स्टेट कैन नॉट बी नोन प्रिसाइजली बट इट हैज़ ए सर्टेन विड्थ डेल्टा ई विच इज इनहेरेंट इन ऑल द एनर्जी स्टेट। कहने का मतलब फर्स्ट स्टेट में तो एनर्जी फिक्स है, सेकंड में भी यही है, एक रेंज होती है एनर्जी की, उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की या स्पेक्ट्रल लाइन के एग्जिस्ट होने की संभावना है। तो ये जो विड्थ है डेल्टा दैट इज इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब एक्साइटेड स्टेट जितने भी हैं उनमें सब में ये क्या होता है फॉलो होती है, इज विच इज इनहेरेंट इन ऑल द एनर्जी स्टेट एक्सेप्ट द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है वो तो फिक्स है, लेकिन ग्राउंड स्टेट के बाद में जो एनर्जी है उनमें क्या है दोस्तों एनर्जी विड्थ के अकॉर्डिंग ही काम होता है। ये किसी पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी नहीं है, दिस इज द एनर्जी विड्थ। कहने का मतलब है रेंज इन विच द पार्टिकल इज कन्फाइंड। ओके, ठीक है। हेंस डेल्टा ई इज नोन एज, इसको अपन कहेंगे नेचुरल विड्थ। क्या कहेंगे दोस्तों नेचुरल विड्थ, नेचुरल विड्थ ऑफ एनर्जी। मान लो आपको नेचुरल विड्थ ऑफ एनर्जी पूछ ले और आप कुछ और ही निकाल के आ जाओ। नेचुरल विड्थ ऑफ एनर्जी का मतलब है भाई उस स्टेट की अपन को एनर्जी निकालनी है। हाँ, अब देखो, हाँ अपन बात कहें, नेक्स्ट बात है द फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन। भाई एक्साइटेड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, तो अपन कह सकते हैं द फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट हैज स्प्रेड इन फ्रीक्वेंसी। कि मतलब जैसे ये एनर्जी विड्थ है वैसे ही कोई फोटोन यदि ट्रांजिशन से जनरेट हो रहा है तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी रेंज होगी, वो ई प्लस डेल्टा न्यू हो सकता है, न्यू माइनस डेल्टा न्यू हो सकता है, ये रेंज हो सकती है, या न्यू प्लस डेल्टा न्यू अपॉन 2 हो सकता है, या न्यू माइनस डेल्टा न्यू अपॉन 2 हो सकती है। कहने का मतलब ये नेचुरल विड्थ ऑफ एनर्जी जैसे है वैसे ही नेचुरल विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी हो सकती है। अपन उसको कैसे कैलकुलेट करें, जैसे E इक्वल्स टू दोस्तों क्या होता है एच न्यू, तो डेल्टा E इक्वल्स टू अपन क्या करें एच इंटू डेल्टा न्यू, क्योंकि एच तो क्या है प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या फिक्स है, तो उसमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता। तो यहाँ से डेल्टा E अपन कैलकुलेट करें वो कितना आ गया 4 गुणा 10 की पावर माइनस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो यहाँ से अपन फ्रीक्वेंसी विड्थ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल, विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब जैसे हाइड्रोजन एटम में आती है बामर, पासन, ब्रैकेट, फंड, या स्प्रेड इन द फ्रीक्वेंसी, या इसको अपन क्या कहेंगे स्प्रेड इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। कि ये जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए क्या होगी फ्रीक्वेंसी विड्थ होगी। इसको अपन कैलकुलेट करें तो डेल्टा न्यू इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से डेल्टा ई अपॉन क्या हो गया एच, और डेल्टा ई क्या है 4 इंटू 10⁻⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बटे एच 1.6 एच 6.63 सॉरी
तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको जूल में अपन कन्वर्ट करें तो गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कर दिया। और जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 10⁸ सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज। क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी विड्थ क्या आ गई, 10⁸ आ गई। 10 ड्यू टू अनसर्टेनिटी डेल्टा न्यू इज द फ्रीक्वेंसी द रेडिएशन फॉर विच द स्पेक्ट्रम डज नॉट अपीयर्स एज ए सिंगल फ्रीक्वेंसी। मैंने ये बताया कि ये फ्रीक्वेंसी विड्थ है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की रेंज नहीं आएगी, विड्थ स्पेक्ट्रल लाइन नहीं आएगी। ये क्या आएगी, एक विड्थ आएगी जिसको बाउंड अपन कहाँ से कर सकते हैं, न्यू प्लस डेल्टा न्यू या न्यू माइनस डेल्टा न्यू या न्यू प्लस डेल्टा न्यू अपॉन 2, न्यू माइनस डेल्टा न्यू अपॉन 2। कहने का मतलब अपन को एक रेंज डिसाइड करनी पड़ेगी। तो अपन कह सकते हैं 10 ड्यू टू अनसर्टेनिटी डेल्टा न्यू इन द फ्रीक्वेंसी द रेडिएशन और द स्पेक्ट्रम डज नॉट अपीयर्स एज ए सिंगल लाइन या सिंगल फ्रीक्वेंसी न्यू, कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइन नहीं आती, ये क्या आता है, बट स्प्रेड्स बिटवीन न्यू प्लस डेल्टा न्यू एंड न्यू माइनस डेल्टा न्यू। और इस हिसाब से दोस्तों अपना जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उसकी जो चारों एप्लीकेशन है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। अब इसके 2-3 न्यूमेरिकल अपन करते हैं, उसके बाद में अपना ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। देखो पहला न्यूमेरिकल में अपन को अपनी CBH जो बुक है उसके एग्जाम्पल तो लगाने हैं, उसके बाद में जो एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन है वो भी दोस्तों अपन को लगाने हैं। तो देखो क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यदि किसी कण की स्थिति में, यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता, किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता कितनी है 0.1 nm हो तो इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता की गणना करो। हो तो इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता की गणना करो। बस आपको प्रैक्टिस इस हिसाब से करनी है कि अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन आते आसान ही है, बस अपनी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि अपन किस हिसाब से उनको अटेंड कर रहे हैं। तो देखो सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल सा है। सॉल्यूशन क्या है, क्या दे दिया भाई, स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स कितना दे दिया 0.1 nm यानी 0.1 गुणा नैनोमीटर 10⁻⁻9 और इसको अपन ने लिख लिया 10⁻⁻10 मीटर, ये इतना दे दिया। उसके बाद में दोस्तों P निकालना है, वेग निकालना है, तो P बराबर अपन जानते हैं mv और डेल्टा P बराबर क्या हो गया m इंटू डेल्टा वी। अभी अपन ने डिस्कस किया इसको एप्लीकेशन में। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू h×2। यहाँ से डेल्टा एक्स और इसको हम वैल्यू पुट कर दो m इंटू डेल्टा वी क्या हो गया भाई h×2 और यहाँ से डेल्टा एक्स और डेल्टा वी चाहिए तो डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या हो गया h×2m दोस्तों डेल्टा एक्स क्या हो गया h×2m डेल्टा एक्स। यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दो तो डेल्टा वी बराबर 1.054 गुणा 10⁻⁻34 बटे 2 गुणा 9.11 गुणा 10⁻⁻31 और इंटू 10⁻⁻10 कितनी होगी 10⁻⁻10। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो ये 1.054 बटे 9.1 कर दें तो ये हो गया 18.2, 2 एकम 2 9 दूनी 18 और जैसे ही इसकी घात को अपन सोल्व करें तो ये 41 और 10⁻7 और वेग है तो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसमें 2 पावर की मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 105.4 बच्चे 18.2 गुणा 10⁻5 मीटर प्रति सेकंड और ये 18×5 अप्रोक्सीमेट 5 पॉइंट समथिंग आएगा गुणा 10⁻5 और मीटर प्रति क्या हो गया दोस्तों सेकंड आंसर हो गया इसका। तो एक तो यूनिट का अपन को ध्यान में रखना है और एक कैलकुलेशन अपने पास में क्या होनी चाहिए आसान होनी चाहिए जिससे अपन इसको कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एग्जाम्पल ही है। क्या है, एक रेडार का स्पंद काल, एक
रेडार स्पंद काल। रेडार क्या होता है? जो अपनी जितनी भी पनडुब्बियां होती हैं, एरोप्लेन वगैरह होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट के थ्रू देने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? रेडार कहते हैं। जैसे समुद्र में है, हवाई जहाज के लिए है। और इस रेडार में अपन कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? माइक्रोवेव तरंगों का अपन उपयोग करते हैं दोस्तों। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। तो क्या है? एक रेडार का स्पंद काल 0.25 माइक्रोसेकंड है। कितना है? 0.25 माइक्रोसेकंड है। फोटोन की ऊर्जा में अनिश्चितता ज्ञात करो। बहुत सिंपल है। रेडार का अपन को क्या दे दिया? टाइम इंटरवल दे दिया। अपन जानते हैं, क्या जानते हैं? डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी बराबर एच क्रॉस बाई 2। डेल्टा ई अपन को चाहिए, तो एच क्रॉस बाई 2 इंटू डेल्टा टी, ये कितना दे दिया? एच क्रॉस बाई 2। डेल्टा टी कितना? गुणा 0.25 गुणा माइक्रो, यानी 10 की पावर कितनी होगी दोस्तों? 10 की पावर माइनस 6। इसको सॉल्व करें अपन तो 1.054 गुणा 10 की पावर माइनस 34 बटे कितना हो गया? 2 इंटू 0.25 गुणा 10 की पावर दोस्तों कितनी होगी? माइनस 6। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.108 गुणा 10 की पावर माइनस 28 जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जैसे ही तैयार करेंगे तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और ये क्या आ जाएगा? 1.38 गुणा 10 की पावर माइनस 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 1.32 गुणा 10 की पावर माइनस 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैलकुलेशन कभी भी मोबाइल से ना करें, वरना 2 गुणा 2 बराबर भी 4 होते हैं। ये भी अपन को मोबाइल से कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो अपन एक बार अपन को हो सकता है टाइम लगे, लेकिन अपन को कैलकुलेशन अपने हाथ से ही करनी है। चाहे जूल में आए तो जूल में, और जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए तो अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का भाग दे सकते हैं। तो यहाँ से ये कैलकुलेशन आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में और जो बहुत अच्छा है, इन दोनों को, ये दोनों एग्जाम्पल हैं सीबीएच के। अब मैं मिटा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा। क्या है भाई? एक इलेक्ट्रॉन का वेग, ये भी एग्जाम्पल है। एक इलेक्ट्रॉन का वेग 300 मीटर प्रति सेकंड है। एक इलेक्ट्रॉन का वेग 300 मीटर पर सेकंड है। इसमें 0.001 प्रतिशत, इसमें 0.001 प्रतिशत की परिशुद्धता हो, परिशुद्धता हो तो इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाने के लिए, स्थिति का पता लगाने में अनिश्चितता की गणना करो। बात क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन की बात है और स्थिति में अनिश्चितता अपन को लगानी है। तो अपन को देर क्या रखा है अगले ने? ध्यान से अपन पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वेग कितना है भाई? 300 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। और इसमें 0.001% की परिशुद्धता है। तो सीधी सी बात ये होगी, इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता, यानी डेल्टा वी बराबर क्या है भाई? वी अपॉन परिशुद्धता, या जो परिशुद्धता अपन को दे रखी है वो परसेंटेज में अपन 300 मीटर प्रति सेकंड है। तो परसेंटेज कितनी है? परसेंटेज 0.001 बटे 100 इंटू कितनी होगी दोस्तों? 300। तो इसको अपन ने कैलकुलेट किया तो ये कितने होगी? 0.003 मीटर सेकंड इनवर्स। इलेक्ट्रॉन की स्थिति के निर्धारण में न्यूनतम, अब देखो स्थिति में न्यूनतम है निश्चितता। अब इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? 0.001 बटे 100 इंटू 3, तो 3 से ये कट गया भाई। इसमें ये जो परिशुद्धता है वो इसमें है, तो इसका परसेंटेज यानी ये बटा 100 इंटू 300, यानी इसमें की परिशुद्धता हो तो इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाने। अब स्थिति का अनिश्चितता डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच क्रॉस बाई 2। ठीक है भाई। डेल्टा पी को अपन ने डेल्टा एक्स इंटू इसको लिख दिया एम इंटू डेल्टा वी एच क्रॉस बाई 2। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों? एच क्रॉस बाई 2 एम डेल्टा वी हो गया। इसमें वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो गया? 1.054 गुणा 10 की पावर माइनस 34 बटे 2
गुणा 9.11 गुणा 10 की पावर माइनस 31 और वेग में क्या आ गया गुणा 0.003। ठीक है, इसको अपन को कैलकुलेट करना है तो पावर तो सीधी सीधी हो जाएंगी 1.054 बटे 2 गुणा 9.11 और ये 10 की पावर 31 जाएंगी तो कितनी बचेंगी भाई गुणा 10 की पावर माइनस की 3 बच गई, ऊपर चलेगी ये इससे कट गया तो -3 बच गई और इसका पावर हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 0 0 0 और नीचे आ जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, ये पावर इससे कट गई तो बचा क्या, बचा डेल्टा एक्स बराबर बच गया 1.054 बट्टे 3 दूनी 6 गुणा 9.11। इसको आप सोल्व कर लोगे, सोल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0। दोस्तों इसको आपको करना है कैलकुलेट 0.019 मीटर, कितना आ जाएगा 0.019 मीटर दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा और इस हिसाब से अपन को ये क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो एक तो सिंपल इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए कैलकुलेशन वाले। कैलकुलेशन में बिल्कुल भी आलस से नहीं करना है क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं कि हाँ ये ऐसे हो गया ये ऐसे हो गया, कैलकुलेशन तो एग्जाम में कर लेंगे। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस रखनी है अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब मैं 2 क्वेश्चन और सिंपल से इस पे बेस्ड ही हैं, ये मिटा देता हूँ, वो थोड़ा सा अलग से है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मिटा दो, मिटा दिया। हाँ, क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा है, बस समझने की है, बस अपन ये पकड़ जाएंगे ना क्वेश्चन होगा कैसे, बहुत सिंपल है। क्या है, यूजिंग द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वेश्चन है 4, यूजिंग द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कैलकुलेट द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी, कैलकुलेट द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी, कैलकुलेट द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल of a particle of mass m moving in potential, अपन को पोटेंशियल दे दिया अगले ने V0x इक्वल्स टू अपन को दोस्तों दे दिया V0a और मोड x, ये दे दिया। अब अपन ऐसे क्वेश्चन को देखते ही अपना दिमाग खराब हो जाता है कि ये होगा कैसे लगाएं इसमें, तो बहुत सिंपल सी बात है, कैसे लगाएं हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। भाई v वेग से मूव कर रहा है तो टोटल एनर्जी क्या होगी दोस्तों, सॉल्यूशन देखो बहुत सिंपल है, टोटल एनर्जी होगी E स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 2m और v अगले ने अपन को दे रखा है तो कुल एनर्जी होगी ये तो काइनेटिक एनर्जी और V0a अपॉन क्या होगी दोस्तों x मोड x। ठीक है, अपन मान लेते हैं क्या मानना कि P है वो तो डेल्टा P और x है वो क्या है दोस्तों डेल्टा x। अनिश्चितता सिद्धांत अपन लगा रहे हैं तो यही है, तो E इक्वल्स टू क्या हो गया, इंप्लाइज दैट E इक्वल्स टू डेल्टा P स्क्वायर अपॉन 2m प्लस V0 अपॉन डेल्टा x। अभी अपन ने जो एप्लीकेशन की थी हाइजेनबर्ग की उसी हिसाब से, और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या कहता है कि डेल्टा x इंटू डेल्टा P अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू, इसको मैं कर देता हूँ h क्रॉस 2 को छोड़ देते हैं तो इंप्लाइज दैट E इक्वल्स टू डेल्टा P क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से डेल्टा P हो गया h क्रॉस अपॉन डेल्टा x, तो यहाँ से E और ये क्या हो गया डेल्टा P की वैल्यू पुट करें तो h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और ये डेल्टा x का होल स्क्वायर हो गया भाई, स्क्वायर करेंगे तो h क्रॉस स्क्वायर डेल्टा x का स्क्वायर प्लस V0a और दोस्तों क्या हो गया डेल्टा x। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए, मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो मिनिमम एनर्जी के लिए dE अपॉन डी डेल्टा x का मान क्या होगा भाई 0 होगा और जो वैल्यू आएगी वो इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो देखो अब कर रहे हैं अपन अवकलन, तो इंप्लाइज दैट h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और इसका तो अवकलन अभी अपन ने किया -2 n x की पावर n -2 और डेल्टा x की घात कितनी होगी 3 और प्लस इसका क्या हो जाएगा 1 तो V0 अपॉन a और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0, डेल्टा x का हो जाएगा 1
V0 इक्वल्स टू, इसको पक्षानंदन कर दे, कैलकुलेशन कर लें तो इम्प्लाइज दैट 2 से 2 कट गया और क्या बचा, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम बच गया और बराबर V0a इधर लेंगे तो ये माइनस भी हट जाएगा, V0a और ये क्या हो गया, डेल्टा एक्स की घात 3 हो गई दोस्तों। इम्प्लाइज दैट, इसको लिख लिया, डेल्टा एक्स की घात 3 बराबर क्या हो गया, एम वी ज़ीरो डेल्टा एक्स इधर लिखा तो एच क्रॉस स्क्वायर इंटू ए और बटे क्या हो गया, एम V0 और डेल्टा एक्स अपन यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ से देखो डेल्टा एक्स घात 1/3 कर दें दोनों तरफ या क्यूब रूट ले लें तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, एच क्रॉस स्क्वायर ए बटे एम V0 और घात कितनी होगी 1/3। ये समीकरण नंबर क्या आ गया, ए, क्या आ गया, कैपिटल ए आ गया। इस समीकरण कैपिटल ए को कहाँ रख दें, समीकरण 1 में, तो ई इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर है तो एच क्रॉस स्क्वायर ए बटे एम V0 का स्क्वायर का मतलब 2/3 घात होगी प्लस V0 अपॉन ए और डेल्टा एक्स का मतलब ये तो एच क्रॉस स्क्वायर ए बटे एम V0 और की घात कितनी होगी दोस्तों, 1/3। ठीक है भाई, ये जो वैल्यू थी वो अपन ने पुट कर दी, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अपन को क्या करना है दोस्तों, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए इम्प्लाइज दैट ई बराबर निकाल रहे हैं अपन, क्या ले लें अपन, एलसीएम ले लें और एलसीएम कितना आ गया, 2m एच क्रॉस स्क्वायर ए बटे एम V0 की घात कितनी होगी, 2/3। ये पूरा ही ले लिया अपन ने, ठीक है, पूरा जो ये है, ये जो नीचे है वो पूरा ही अपन ने क्या ले लिया दोस्तों, एलसीएम ले लिया तो क्या बचा, एच क्रॉस स्क्वायर बच गया, प्लस का निशान बच गया। अब V0a एच क्रॉस स्क्वायर ए अपॉन एम V0 की 2/3 घात तो अपन ने कॉमन ले ली है, 1/3 यहाँ से है तो कितनी बच गई, 2 बच गई पूरी, यानी 1 बच गई, 1 + 1/3 2/3 हो जाएगा। तो क्या हो गया दोस्तों, ये क्या बच गया, प्लस 2 भी नहीं है तो 2V0, ठीक है, 2V0 और एच क्रॉस स्क्वायर ए बटा एच क्रॉस स्क्वायर ए बटा V0m, ये बच गया। हाँ, ये बच गया और जैसे इसको अपन सोल्व करेंगे तो ई बराबर, इसको आप लोगों को आगे कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। ई बराबर क्या हो गया, 3/2 और मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एच क्रॉस स्क्वायर V0 स्क्वायर बटा MA स्क्वायर और की घात कितनी आ जाएगी, 1/3। ये आ गई मिनिमम एनर्जी। और अपन किसी दूसरे तरीके से इसको करना चाहें तो इसको अपन नहीं कर पाएंगे, बहुत सिंपल है, इसको कैलकुलेट करोगे आप, ये पूरा ले लिया तो ये यहाँ ये भी आ जाएगा और 1 घात एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन V0m, ये 2/3 है, या यहाँ आधी 1/3, या और कहीं तरीके से लघुत्तम लेके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको दे रहा हूँ कैलकुलेट करने के लिए, उसी को भी आपको इस हिसाब से ही करना है, बहुत सिंपल है। पहले अपन टोटल एनर्जी रखेंगे, डेल्टा एक्स में आ जाएगी और उसका अपन क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, किस पे रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा, उस डिस्टेंस को उस समीकरण में रख देंगे तो कैलकुलेशन आ जाएगी। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अनिश्चितता सिद्धांत से अपन को करना है, क्या करना है, कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन है कैलकुलेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम by using Heisenberg अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें हाइजेनबर्ग एनर्जी है और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइड्रोजन एटम की 1/4πε0 E²/r, ये तो पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या होगी P²/2m होगी। तो यहाँ r मतलब रेडियस को दोस्तों आप क्या मान लोगे,
अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मान लोगे, इसको कैलकुलेट करके आपको ऐसे ही कैलकुलेट करोगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना, नहीं आए तो मेरे को बताना, मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को बता दूंगा। तो इस हिसाब से दोस्तों अपनी जो क्वांटम मैकेनिक्स थी उसका जो पहला ऊपर वाली जो लाइन है, फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट्स कंसिक्वेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल खत्म हो गया है। इसको आप लोग अच्छे से कर लो, इसमें कोई समस्या है तो वो मेरे को बताना। धन्यवाद।